वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स है। आज की वीडियो में दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पेपर 9 मई को हुआ था सेकंड शिफ्ट में, दिस इज़ नॉट फर्स्ट शिफ्ट, ये 9 मई का पेपर है सेकंड शिफ्ट का। और कौन सा पेपर है? लेवल 6 वाला। ठीक है, लेवल 6 वाला 9 मई को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 9 मई के फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है दोस्तों, अभी मेरी जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी चल रही है और लाइव भी बहुत बिजी चल रही है, इसीलिए मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, बट डोंट वरी, जल्द ही हम मुश्किल से 5 से 7 दिन का टाइम लगेगा, आफ्टर 1 वीक मैं रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बाकी आपको ज़्यादा नीड जो है वो है ICAR के पेपर को सोल्यूशन को लेकर के और MTS को लेकर के, तो उनको मैं जल्द ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि NTPC में तो बस ये है ही, इसके बाद मैं ICAR वाले को सॉल्व करूंगा और MTS वाले को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ओके, देखिए ये है अपने पास पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य की 16% के डिस्काउंट पर यानी कि छूट पर 403.20 रुपये में बेचता है। यदि वह डिस्काउंट न दे तो उसको CP पर 28% का लाभ हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बता दो। अच्छा देखो, अगर 16% डिस्काउंट देने के बाद वो बेचा है कितने पर? 403.20 में। 16% डिस्काउंट दे देगा तो 84% में बेचेगा, ये बात तो क्लियर है। और 84% पर बेचने पर उसे पैसा कितना मिलता है? 403 और 0.2 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप या तो CP निकाल लो। ठीक है, CP नहीं, हम मार्क प्राइस निकालते हैं यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो यहाँ से अगर आप 100% निकालोगे तो आपका मार्क प्राइस निकल जाएगा। चलो पहले इसको कैंसिल आउट करो आप। देखो 12 से 84 होता है ना, 12 से इसको काट के देख सकते हैं। 3 और 2 5 4 9, 12 से काटिए, 12 तियाँ 36, फिर 4 और 3 फिर से 12 तियाँ 36 और 12 छक्के 72 और 7 से काट लो फिर, तो 7 चौके 28 और 7 अट्ठे 56, 4.8 आ गया ना। देखो 1 की वैल्यू 4.8 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 480 रुपये आ जाएगी। यानी कि 480 रुपये जो है इसका ये मार्क प्राइस है। इसका मतलब हुआ कि 480 रुपये में अगर ये बेचेगा तो 28% का प्रॉफिट होगा। तो बताओ इसका क्रय मूल्य क्या है? तो जो 480 है ये तो 28% के प्रॉफिट के बराबर है, मतलब कि 128% के बराबर है आपका 480। तो आपको 100% बताना है कितना होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो DS यूज कर सकते हो। 8 2 10 1 11 2 है, तो इधर आप किससे गुना करोगे दोस्तों? इधर गुना करोगे 5 से, तो ये 8 4 12 यानी कि 3 5 3 15, DS 6 होना चाहिए। ठीक है, आप चेक कर लो, 8 4 12 का DS 6 नहीं है, 5 3 8 का नहीं है, 7 3 10 5 15 इसका DS 6 आ रहा है, इसका DS 6 नहीं आएगा। DS यानी कि डिजिटल सम। बाकी आप काट पीट करके भी इसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन मैंने DS यूज कर लिया, डिजिटल सम, बिकॉज दिस इज ईजी क्यों है? क्योंकि ऑप्शन बस हमें फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो आप एग्जाम का लेवल देख सकते हैं। जो NTPC पूछा है इसमें भी लोग घबरा गए हैं कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ये है वो है। तो अगर आप DS, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, मल्टीपल कॉन्सेप्ट ये सब नहीं यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये कैलकुलेटिव लगेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी लगेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CI का है, आप देख लीजिए। कह रहा है कि 4750 रुपये की धनराशि को, अच्छा SI है, SI की दर से 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। यदि देय राशि का मतलब अमाउंट, मिश्रधन जो है वो है आपका 6840 रुपीज़, तो आपको रेट बताना है। अच्छा बताओ रेट क्या होता है? यू नो रेट इज इक्वल टू SI × 100 अपॉन प्रिंसिपल × टाइम। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? आप बोलोगे 4750 रुपये के बदले में 6840 रुपये दे रहा है, तो कितने रुपए इंटरेस्ट दे दिया, कितना बढ़ा कर दिया? आप माइनस कर लो 0, 14 में से 5 माइनस करोगे 9, और यहाँ आ जाएगा 7 में से 7 माइनस करोगे 0, और ये 2 0 और 9 0 आ गया। प्रिंसिपल कितना था? 4 7 और 5 0 × 100 अपॉन टाइम कितना था? 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर। 5 दूना 10 और 11/2 आ रहा है ना, ऊपर 2 लिख दो। अब देखो ऊपर वाला जो वैल्यू है ये तो 11 से कट रहा है, तो इसको आप 11 से कैंसिल आउट कर दो। 11 से काटोगे 11 एक बार में, ठीक है, फिर 11 99 और 0, 19 से इसको काट दो। 19 से काटोगे तो 19 दूना 38 और 19 पीछे 95 और 25 चौके 100, तो 4 दूना 8%। 8% इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप A किसी टंकी के 50% पार्ट को 4 आवर्स में फिल कर देता है एंड पाइप B उसे 12 आवर में फिल कर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेगा?
अच्छा बताओ, ए अगर 50% हिस्सा 4 घंटे में भरता है तो पूरा हिस्सा यानी कि 100% वो 8 घंटे में भरेगा। बी उसे 12 घंटे में भरता है, दोनों मिल जाए तो टोटल वर्क 12 और 8 का एलसीएम ले लो आप, 24 हो गया टोटल वर्क। और जो ए है, ए अगर देखो 24 यूनिट का काम कर लेता है कितने टाइम में, 1 मिनट देखो, ए जो है ये 8 घंटे में 24 लीटर पानी भरता है, यानी कि पर आवर ये 3 लीटर का पानी भरा होगा। वैसे ही बी जो है वो हर एक घंटे में 2 लीटर का पानी भरेगा। और अगर दोनों मिल गए तो 24 लीटर पानी भरना है, और पर आवर कितना काम होगा, 2 और 3 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5 चौके 20 और 4/5, यानी कि 4 घंटे और कुछ मिनट। सभी 4 घंटे हैं तो आप इसको लिख लो, देखो 4 घंटे और जो ये है 4/5, इसको 60 से गुना कर लो कि ये मिनट बन जाए, तो 5 से 12 × 25 60 और 12 चौके 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट आ गया। ओके, ये है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 1 मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या है और एक शंकु का आधार का त्रिज्या दोनों ही 3√2 के बराबर है, मीन्स सेम है। ओके, रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन बोथ आर 3√2 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो शंकु की ऊंचाई बताओ। अच्छा देखो, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो शंकु में संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 2, 1 मिनट, देखो एक पाई आर स्क्वायर होता है और एक पाई आर एल होता है, तो पाई आर कॉमन होगा ना, पाई आर इंटू एल प्लस आर, दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड दिस वन इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस आर से इस आर को हम काट सकते हैं बिकॉज दोनों में रेडियस सेम है, पाई से पाई भी काट लो, यहाँ बचा एल और प्लस आर की वैल्यू 3√2 हो गई, या पहले एक बार आर के फॉर्मेट में ही रहने दो, यहाँ एल प्लस आर रह गया, राइट साइड में 4r रह गया, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3r। एल की वैल्यू अगर 3r आ गई तो आपको अब बताना था क्या, तो आप बोलेंगे अच्छा देखो एल की वैल्यू 3r है, यानी कि 3 × r की जगह पर अगर 3√2 रख लोगे तो ये 3 3 या 9√2 हो गया। अब अगर h बताना है तो आपको पता है कि h जो होगा वो L² - R² होगा, L² यानी 81 दुना 162 और माइनस R², तो R तो 3√2 है, तो 3 × 9 दुना 18, ये माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 144 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, x की वैल्यू ये गिवन है, x - 7 का होल स्क्वायर निकालना है। देखो इसको रेशनलाइज कर लो, अगर आप इसका परिमेयकरण करते हो तो आप बोलोगे ऊपर देखो नीचे 2 - √3 है, तो आप ऊपर 2 + √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आएगा a² + b² यानी कि 4 और 3 7 और प्लस 2ab मीन्स 4√3, अपॉन में क्या आएगा आपका a² - b², तो 2² 4 - 3 1 हो जाएगा। अब इस 7 को अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊँ तो x - 7 की वैल्यू आ जाएगी 4√3। अब बस इसका स्क्वायर ही तो बताना है, इसका स्क्वायर चाहते हो तो इसका भी स्क्वायर कर लो, 4 चौके 16 3 48 आएगा, 48 इज द आंसर। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, a + b की वह मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिससे कि 8 डिजिट वाला ये नंबर 15 से डिविजिबल हो जाए। देखो 15 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है दोस्तों कि वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर वो 5 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट जो है जिसको आप b कह रहे हो, दिस इज आइदर 0 और 5, जो b की वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा या 5 होगा, तभी तो वो 5 से डिविजिबल होगा ना। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 5, ठीक है, 0 या 5 होना चाहिए। बट वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है, सो वी हैव टू टेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b, इसलिए हम b की वैल्यू को 5 ले रहे हैं बिकॉज दिस वन इज मैक्सिमम वैल्यू फॉर b, ठीक है। हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है तो b की वैल्यू को हमने 5 ले लिया। अब जब b की वैल्यू को हमने 5 ले लिया है और ये जो नंबर है ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल अब यूज कर लो आप। ये पहले कितना लिखा है मैं लिखता हूँ, दिस वन इज 4 5 2 3 a 6 0 एंड b इज 5। अब देखो अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ये 5 और 4 9, ये 3 से डिवाइड हो ही रहा है, 3 भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी डिवाइड हो रहा है, तो बचा 5 और 2 7, तो 7 में आप मैक्सिमम वैल्यू क्या ऐड करोगे कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। देखो जो हाईएस्ट आपका डिजिट है वहाँ से हम शुरू करते हैं, हाईएस्ट डिजिट 9 है, 9 ऐड करोगे तो 16 आएगा, यानी कि 16 तो डिवाइड होगा नहीं 3 से। फिर 8 है, 8 अगर
7 में ऐड करोगे तो 15 आएगा और 15 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 8 जो है ये ए के लिए परफेक्ट वैल्यू है, ए की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। तो ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 5 है और दोनों का सम बताना था, तो ये कितना आ गया 13। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि आगरा या आवरा जो भी हो, ए से बी तक आवरा, दिस इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन और लेडी एनीवन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए से बी तक वह लेडी है, करती है ना। देखो ए से बी तक 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और बी से ए तक आ जाती है 111 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताना है। यू नो द एवरेज स्पीड इज़ 2xy अपॉन x प्लस वाई। फार्मूला यूज कर लीजिएगा, दैट इज 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। ओके, दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a/2, 2a/3, a/4 एंड 3a/5 की जो माध्यिका है, माध्यिका यानी कि मीडियन, वो है 6। तो a का वैल्यू आपको बताना है, जहाँ a क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ओके, देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर माध्यिका a है तो माध्यिका निकालने के लिए इसे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो बताइए इनमें सबसे छोटा कौन है। आप सबको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये जो है ये 5 6 जा यानी कि ये 6 आ रहा है, ये आएगा 4 2 जा, ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 3 6 जा 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये 2 से 5 आ रहा है। तो ये पहले तो सबसे छोटा है a/4 इसमें, ठीक है। उससे बड़ा है अपने पास a/2, इससे बड़ा है 3a/5 और इससे बड़ा जो है वो है अपना 2a/3 और सबसे बड़ा है a, ठीक है। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब इसमें जो मीडियन बनेगा यानी कि माध्यिका, वो सबसे बीच वाला बनेगा। सबसे बीच में ये आ रहा है, दिस वन इज़ द मीडियन। तो आप ये कहोगे कि जो मीडियन है वो हमारे हिसाब से 5 आ गया, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीडियन क्या है 6। तो इसकी वैल्यू 6 के बराबर रखोगे और 3 से आप काटोगे, 3 दूना 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। मीन्स 10 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आ गया अगला सवाल अपने पास। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षाओं 5, 6 और 7 में क्रमशः इतने छात्र हैं। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हो तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले मैक्सिमम, देखो जहाँ भी आपको मैक्सिमम दिखे तो मैंने एलसीएम एचसीएफ में बताया था कि आपको एचसीएफ निकाल देना है। अगर अधिकतम कहे, मैक्सिमम दिखे, ठीक है, या महत्तम कहे तो आपको वहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो इसका महत्तम निकाल लो, इनका एचसीएफ निकालोगे तो 40 आएगा बस। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेणु का जो प्राप्तांक है वो गलती से 9 के बदले में 99 लिखा जा चुका है और इस गलती के कारण जो क्लास है उसका एवरेज 2.25 ज़्यादा हो गया है। तो छात्रों की संख्या बतानी है। अच्छा बताओ, मैं ये कहूँ कि अगर 9 के बदले में 99 लिखा गया तो कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए? तो आप बोलोगे कि जो एक्स्ट्रा होना चाहिए वो तो 90 होना चाहिए, 90 ज़्यादा बढ़ना चाहिए ना, 90 बढ़ जाना चाहिए। बट बढ़ा कितना है? 2.25 ही बढ़ा है। तो बताओ 90 को कितने लोगों में डिवाइड किया हुआ कि 2.25 आ जाएगा? तो आप बेसिकली 90 को 2.25 से डिवाइड कर दो, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 चला जाएगा और 9 से कटेगा 25 बार में, अच्छा 2 0 जाएगा और 25 से 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा अपने पास 40, ठीक है। 40 इज़ द आंसर, ऑप्शन सी। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि एक आयताकार सीट है जिसका जो लंबाई चौड़ाई है वो 36 और 16 है। इसमें से 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेटें निकाली जाती हैं। अब ये कह रहा है कि यदि धात्विक सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। ओके, क्या करना है? देखो ये कह रहा है कि एक ऐसा आयताकार धातु का सीट है, इसमें से 3 सर्कल्स काटे गए हैं। सर्कल्स काटने के बाद जो शेष एरिया बचता है वो एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो स्क्वायर का साइड बता दो। अच्छा देखो, बचा हुआ भाग का जो एरिया है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर है। अगर स्क्वायर की साइड को ए मान लें तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होगा और ये किसके बराबर होगा? इसमें जो एरिया बच गया है उसके बराबर। एरिया कितना बचा? पहले आप रेक्टेंगल का एरिया ले लो, लंबाई गुना चौड़ाई 36 गुना में 16, माइनस में वृत्त का एरिया सब माइनस कर दो। वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आप कॉमन ले लो, आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया 36
और 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये मल्टीप्लाई करोगे आप 16 छक्के 96 और 16 तियां 48 और 9 8 17 576 आ गया, और माइनस पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू ये ऐड करोगे 56। ठीक है, तो 7 8 56 और 22 8 कितना हो गया, 22 8 176 हो गया। इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 400। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 400 आई तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। मीन्स जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है अपने पास सिंप्लीफिकेशन का। देखिए 0.25 की वैल्यू क्या होगी, 0.5 होगा, प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 2 और इंटू इसकी वैल्यू 0.07 होगा, क्योंकि 4 है ना तो पॉइंट के बाद 2 रह जाएगा अब। और इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का 0.3 और इंटू इसकी वैल्यू 0.3 ही होगा। मल्टीप्लाई कर लो, ये 0.5 हो गया और प्लस 7 दूना 14 तो 0.14। इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.1 और 4 आएगा, और माइनस 3 तियां 9 0.09। तो कितना हो गया, ये हो गया 0.5 और 1 6 4 और माइनस का 0.09। 64 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 55, 0.55 आएगा। मीन्स ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि ए किसी वस्तु को 12,300 रुपये में खरीदता है, 200 रुपये भाड़े पर व्यय करता है, 10% का प्रॉफिट लेकर बी को बेच देता है, बी 6% का प्रॉफिट लेकर सी को बेच देता है, सी उसे अपने सीपी से 2915 रुपये अधिक उस पर जो प्राइस है वो मार्क कर देता है, और वो कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो सी को बताना है कितना प्रॉफिट हुआ, और वो भी रुपए में। कोई बात नहीं, देखो आप सबसे पहले तो ये कहोगे कि ए ने खरीदा कितना 12,300 में, इस पे 200 रुपये वो क्या किया एक्स्ट्रा खर्च किया, तो ओवरऑल 12,500 रुपये उसके लिए खरीदारी बचा। फिर वो बी को बेचा, बी को कितने में बेचा भाई, तो आप बोलोगे कि वो 10% प्रॉफिट लेके बेचा है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 1250 रुपये। इतने में अगर बी को बेचा होगा तो बी के लिए कितने का पड़ गया, आप बोलोगे 0 5 5 2 7 और 1350 में बी खरीदा। ठीक है, फिर बी ने 6% लाभ लेकर सी को बेच दिया, तो सी के लिए ये कितने का पड़ा, तो आप बोलोगे सी के लिए पड़ा 1350 और इंटू 6% का लाभ है ना, तो 106/100। इसको आप कैंसिल आउट करो पहले, किससे कैंसिल हो रहा है, तो आप बोलो एक देखो ये 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 2 से 5 टाइम्स और 5 से इसको काटोगे तो 5 दूना 10 5 7 35 और 2 से ये 53। तो ये आ गया 27 तियां 81 का 1 हासिल 8 और 27 बचे कितना होगा, 2 बचे 10 और 7 बचे 35, 135। ठीक है, 135 और 8 5 13। तो ये कितना बन जाएगा अपना 1431। तो 1431 में सी ने खरीदा, उस पर और कितना खर्च कर दिया वो, उस पर देखो कितना 1431 कैसे आ सकता है, लेकिन कुछ हमने छोड़ दिया क्या, 27 तियां 81 और 27 बचे 135। नहीं कुछ तो हमने छोड़ रखा है ना, कैसे हमने काटा एक बार चेक करने दो। 0 से 0 काट दिया, और 2 बचे 10 और 27 बचे 135, और 2 से काट दिया 53 दूना 106, 1350 750 था ना, इसीलिए गलत आ रहा है। तभी मैं बोलूं कि इतना कम कैसे आ सकता है जब 12,000 से शुरुआत ही था। ये 1375 आया है ना, 13,750। इस पर 6% का प्रॉफिट लेकर के वो बेच रहा है। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, और ये 2 बचे 10 5 से इसको काटोगे तो 5 दूना 10 और 5 7 35 और 5 बचे 25, इतना आ जाएगा। फिर 2 से इसको काटोगे 53 दूना 106। अब 53 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये थोड़ा बड़ा खेल आ गया अपने पास मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक है, पहले 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5 तियां 15 और 27 तियां 81 और 1 82। फिर 5 से करोगे 5 बचे 25 का 5 हासिल आएगा अपने पास 2 और 27 बचे 135 और 2 137। तो ये आ गया अपने पास 5 5 और 2 7 और 8 और 7 15 और 13 और 1 14। तो ये अपने पास मल्टीप्लाई करके आ गया 14 और 575। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पर 2915 रुपये और उसने लिख दिया बढ़ाकर
अगर इसमें 2915 वो ऐड कर लेता है तो कितना रेट बनेगा, तो आप बोलोगे 5 5 10, 7 और 1 8 और 1 9, और ये 9 5 14, 14 2 16 और 1 17, यानी कि आप ये देखोगे ये रेट बन गया 17,490 रुपये। 17,490 रुपये क्या है उस पर लिखे गए, और उसमें से 10% का वो डिस्काउंट दे दिया। अगर इसमें से 10% का डिस्काउंट देगा तो इसका 10% कितना होगा ये बताइए। आप बोलिए कि इसका जो 10% आएगा वो 1749 आएगा, तो इसमें से 1749 का डिस्काउंट दे दिया। 1749 माइनस कर दो, 10 में से 9 माइनस करोगे 1, और फिर अपने पास बचेगा कितना 8, 8 में से 4 माइनस करोगे तो ये 4, और फिर बच गया ये 4, 14 में से 7 गया 7, और ये बच गया हमारे पास 16 में से 1 माइनस होगा 15, तो 15,741 में बेचा। अब देखो 15,741 में बेचा है, लेकिन खरीदा कितने का था, ए खरीदा था 14,575 का। बस इन दोनों को माइनस कर दो। देखो मैं लास्ट डिजिट को ही माइनस कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में लास्ट डिजिट वेरी कर रहा है ना, तो लास्ट में इसमें 1 है, अगर 1 हासिल ले लोगे तो 11 में से 5 माइनस करोगे तो लास्ट में 6 आएगा। बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना अपना, ठीक है। देखो मैंने लास्ट डिजिट पर बस काम किया। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैंने ये बोला कि जो ये हमारा SP आया है इसमें लास्ट डिजिट 1 है, CP में लास्ट डिजिट 5 है, तो अगर 1 में से 5 माइनस करो तो 6 आएगा हासिल लेने के बाद, तो लास्ट डिजिट 6 बनेगा आंसर का बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। धनात्मक संख्या का वर्ग यानी कि अगर संख्या हम x माने तो x का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से यानी 5x से 6 ज़्यादा है, तो संख्या क्या है। ऑप्शन से ये पुट कर लो, 8 का स्क्वायर 64 और 8 पचे 40 और 6 46, नहीं सेम आया। 9 रखेंगे तो 9 निम 81 और यहाँ पर 9 पचे 45 और 6 51, सेम नहीं आया। अगर यहाँ पे आप 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ 6 रखोगे तो 6 पचे 30 और 6 36। ऑप्शन से ही ये झट से बन जाएगा, ऑप्शन सी सही आ रहा है। बाकी आप इसका क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CI का क्वेश्चन है, ठीक है, और SI CI को तो लेकर खास कर लोग कैलकुलेटिव बता रहे थे। आप देखिए कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया गया है, जिस पर वार्षिक ब्याज जो है वो 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है वो 3816 रुपये का मिलता है। तो बताइए कि जो प्रिंसिपल था यानी कि सम था वो कितना था, मूलधन। सबसे पहले तो आप रेट निकाल लो। देखो जो 18% मिलता है वो कितने महीने के लिए मिलता है, 12 महीने के लिए। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने के लिए अगर 18% मिलता है तो 6 महीने के लिए 9% मिलेगा, और अगर आप बात करो 2 महीने के लिए कितना मिलेगा, तो 2 महीने के लिए आपका मिलेगा 3%, तो 8 महीने के लिए कितना मिलेगा 12%, तो 12% रेट हो गया अगर 8 मासिक आप लगाते हो तो। और अगर ये ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे लिखो कि देखो जो 18% मिलते हैं ये तो 12 महीने के लिए मिलते हैं, 12 मंथ्स के लिए कितने मिल जाते हैं 18%, तो आप बोलोगे कि देखो ओवरऑल 4 मंथ्स के लिए कितने मिलेंगे। इसको 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, 6%। अगर 4 सालों के लिए 6% मिलता है तो 8 सालों के लिए कितना मिलेगा, ये मंथ्स है बेसिकली, दिस वन इज नॉट परसेंटेज, ठीक है। तो 8 महीनों के लिए कितना मिलेगा, ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, 12% मिलेगा। ओके, अब जो रेट है हमारे पास वो तो 12% आ गया। अब टाइम को फिक्स करो। टाइम है 1 वर्ष और 4 माह। 1 वर्ष 4 माह का मतलब 16 महीने हैं, 16 मंथ, और ये कह रहा है कि 8-8 साल पर ये लेगा। 8 साल पर एक बार SI लेगा, तो 8-8 साल के हिसाब से ये कितनी बनेगा, 8 और 8 2 बार बनेगा ना, 2 साइकिल बन रहा है। तो टाइम आपको कितने को लेना है, 2 को। टाइम आपको 2 लेना है, रेट 12% लेना है, तो CI परसेंटेज में कितना निकलेगा ये बताओ। CI परसेंटेज आपने पढ़ा होगा A + B + AB बाई 100% होता है, तो आप बोलोगे 12 दूना 24 और फिर 12 का स्क्वायर 144, तो 24 में 1 जोड़ोगे तो ये 25.44 आएगा। ये CI परसेंटेज आ गया। और अगर ये CI परसेंटेज है यानी कि परसेंटेज में CI की वैल्यू ये है, लेकिन एक्चुअल में CI की वैल्यू तो 3816 रुपये है, तो इसकी वैल्यू अगर 3816 है तो आपको बताना है 100% की वैल्यू। अब यहाँ से या तो आप DS अप्लाई कर लो या फिर काट पीट लो। अगर DS अप्लाई करना चाहते हो
तो ये बोलोगे 5 4 9 तो लेंगे नहीं, 4 2 6, तो एक बार आप इसको 3 से काटो पहले, फिर डीएस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 से पहले हम एक काट लेते हैं। 3 से अगर इसको काटोगे तो ये कितना बनेगा, देखो ये पॉइंट आप चाहो तो हटा दो, इधर डबल जीरो आ जाएगा। 3 से आप काटोगे तो ये 8 तियाँ 24, फिर 1 और 4, तो 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो 3 से हमने काट दिया, इधर भी 3 से काटो, 3 एक बार में, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6 और डबल जीरो, ये 3 से काटने के बाद इतना आ रहा है। अब देखो इसको आगे अब पूरा काटने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से हम डीएस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब आप डीएस अप्लाई करना चाहते हो तो आप बोलोगे कि देखो इसका डीएस कितना आ रहा है, 8 8 16 और 4 20 का डीएस 2 होगा ना, तो राइट साइड में बस 5 से मल्टीप्लाई करो और डीएस ले लो। तो इसका डीएस लिखोगे 7 और 2 9 तो होगा नहीं, तो ये 2 और 1 3 5 तियाँ 15, 15 का मतलब डीएस 6 आ गया, 15 आ रहा है ना, तो 15 इसी में है और डीएस 6 इसी में आएगा। बाकी इसमें देखो 5 4 9 लोगे नहीं, 8 और 1 9 लोगे नहीं, यहाँ पर 5 1 6 और 5 11 नहीं होगा, और ये 8 और 1 9 लोगे नहीं, 4 आ रहा है। तो डीएस के हिसाब से सी सही आ रहा है, बाकी आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से जो क्वेश्चन आया है वो सीआई का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो जो 7800 रुपये है वो x% की रेट से 2 वर्ष में इतना बन जाता है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो समान राशि पर x% 5% का दर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये बताना है, ठीक है। देखिए अब ये क्या कह रहा है, पहले 8 मासिक आपको काउंट करना है, तो 7800 रुपये जो है वो x% की रेट से 2 साल में इतना बन जाता है। अब अगली बार कह रहा है कि अगर अर्धवार्षिक काउंट करने लगे तो समान राशि है, बस रेट चेंज हो रहा है, रेट 5% बढ़ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। देखो ऐसा ही रहता तब तो हम इजीली ही सॉल्व कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, पहले केस में आप रेट निकालो कितना होगा, ठीक है। अच्छा बताओ 8 मासिक में आपको पता है कि रेट को हमने क्या किया था 8 मासिक का, पहले या तो आप सिंपली ऐसे ही रेट निकाल लो। देखिए सबसे पहले तो हम रेट निकाल लेते हैं एज इट इज अगर आप रेट निकालना चाहते हो। अच्छा आप ये भी समझो कि 2 वर्ष का कितना साइकिल बनेगा अगर 8 महीने पर आप रेट ले रहे हैं तो, या फिर सीआई ले रहे हैं तो। 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीने, और 24 महीने को अगर 8 महीने पर आप डिवाइड करोगे तो ये 3 बार बनेगा, 8 महीने 8 महीने और 8 महीने। इसका मतलब टाइम तो 3 हो गया आपका। अगर आप रेट निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट आप A/P निकाल दो, ए यानी कि अमाउंट जो कि है यहाँ पर 103,801.8 और डिवाइडेड बाई 7800। इसको आप काट लो, पॉइंट हटा दोगे तो 0, तो ये 13 से काट के चेक कर लेते हैं पहले। अगर 13 से काटोगे तो 13 छके 78, 13 से इसको काटो 13 सत्ते 91, 9 3 12 और 8 13 निम 117, 8 3 11 और 1 तो 13 अट्ठे 104, फिर बच गया 6 और 1 7 और 13 छक 78, फिर 6 से भी काट लो, 6 से काटोगे तो ये 6 एक बार में कटेगा, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 और 6 एक बार में, तो 1331 आ गया। अब ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऊपर आ गया है 1331, नीचे आ गया है 1000, तो ये किसका क्यूब बनेगा। टाइम 3 साल है ना, तो हमें क्यूब बनाना पड़ेगा, तो ये 11/10 का क्यूब था। तो अगर कोई वैल्यू 10 से 11 हो रहा है तो रेट कितना बन गया 10%। अब देखो 10 से 11 हुआ है तो रेट 10% बना है, लेकिन एक बात और समझिए आप, यहाँ पर 8 महीने पर काउंट हुआ है, तो 8 महीने पर काउंट हुआ होगा तो रेट कितना बनेगा। आप बताओ 12 महीने के लिए रेट ये x ले रहा है, 12 महीने के लिए रेट x ले रहा है, तो हर एक महीने के लिए रेट x/12 लेगा, और 8 महीने के लिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आ रहा है। तो x का मान पहले निकालो कितना होगा। इसका मान अगर 10 आए तो देखो ये होगा 2 चौके 8 और ये 3 चौके 12 और 2 पचे 10, तो x का मतलब 5 तियाँ 15% आ गया। अगर x 15% था तो इस बार रेट 5% ज़्यादा लगने वाला है, यानी कि इस बार रेट कितना लग जाएगा 15 और 5 20%। अगर 20% रेट लगेगा और सेम जो प्रिंसिपल है वो सेम है 7800 रुपये, तो 7800 का 20% बस मिल जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष का ही तो बात है, तो 1 वर्ष में इसका 20% मिलेगा, तो 78 का डबल कर लो। 78 का डबल कितना होगा 156 होगा। यार आंसर तो अलग आ रहा है, लेकिन अच्छा अर्धवार्षिक करना है। देखो यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि अर्धवार्षिक करना है, तो देखो रेट अगर 20% आ गया और अर्धवार्षिक में आपको पता है कि रेट आधा और टाइम डबल होता है, तो आप अगर ये अर्धवार्षिक की बात करने लगा तो रेट को हाफ कर लो, रेट अब 20 भी नहीं लेंगे हम, रेट क्या लेंगे 10%।
अगर रेट 10% हो गया और टाइम अब 2 साल हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष के लिए पूछा था तो टाइम डबल, 10% के हिसाब से अगर 2 साल के लिए CI देखते हो तो वो 21% होता है, 21%। तो आप इसका 21% निकाल दो। देखो इसका अगर आप 20% ही निकालते हो तो कितना आता है, 78 का डबल यानी कि 8 गुना 16, 7 गुना 14, 1 15, 156। तो 1560 में आप 780 और जोड़ दो, 780 नहीं 1% ना 78 जोड़ोगे, 1560 में 78 जोड़ोगे तो लास्ट में 8 ही आएगा, ये आएगा। 1560 में 78 जोड़ के ऐड कर लो, या डायरेक्ट इसका 20% आप निकाल लो, जैसे भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि PQRS जो है वो O केंद्र वाला एक वृत्त में स्थित चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ये दोनों कोण का अनुपात है और ये भी बराबर है, तो आपको ये कोण बताना है। देखो सबसे पहले तो एक वृत्त ही मैं बना लेता हूँ। ये एक वृत्त हो गया और इसमें एक चतुर्भुज है, मान लो ये एक चतुर्भुज हो गया, ठीक है। चतुर्भुज का नाम भी आपको दे रखा है कि वो है PQ और RS। तो ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया PQ और RS। ये कह रहा है इसमें कि कोण PQR यानी कि ये वाला और PSR यानी कि ये वाला, इनका जो रेशियो है वो 11 और 7 में है। 11 और 7 में रेशियो है तो आपको पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो आप 11 और 7 ये टोटल 18 बन रहा है, लेकिन सवाल में तो ये हमारे हिसाब से 180 होना है, यानी कि 10 गुना है। तो ये 11 वाला भी आपका 10 गुना हो जाएगा, यानी कि ये होगा 110 और ये होगा 70 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि PQ और QR बराबर है, PQ और QR ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो आप एक बात कह सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो उनमें सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, P और S वाला। और हमसे OPQ पूछा है। देखो OPQ, O मान लो इसका कहीं पे सेंटर है तो OP और Q पूछ लिया, OPQ, ठीक है। अच्छा देखो OPQ अगर पूछ रहा है, एक बात आप समझना अब कि अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, ठीक है, तो आप एक बात तो समझ पाएंगे कि अगर मैं इसको मिला दूँ, पहले इस एंगल को आप निकालिए कि ये कितना होगा। आप बोलोगे कि देखो इस त्रिभुज में, देखो पहले मैं कहाँ बात कर रहा हूँ आप समझ, एक मिनट रुकिए, पूरा ही कैंसिल आउट हो गया। देखिए मैंने बस इतना सा बोला था आपको, एक सर्कल बनाया था, इसके अंदर एक चतुर्भुज भी ड्रॉ करके दिया था आपको, इसका नाम भी मैंने लिख दिया था कि ये PQRS है। मैंने ये भी निकाला था कि ये एंगल 110 है और ये एंगल 70 है। फिर मैंने बोला कि इसको मिलाने की ज़रूरत है और ये दोनों साइड अगर सेम है तो यहाँ के जो एंगल आएंगे वो भी सेम आएंगे। तो अगर ये एंगल आप निकालना चाहते हैं तो आप ये बोलोगे कि देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू आएगी कितनी, तो आप बोलोगे 180 में से 110 तो छोड़ दो तो बचेगा 70, तो 70 का आधा कर दो, यानी कि ये दोनों ही 35 आएंगे। तो अब आप ये समझो कि अगर ये जो थीटा है इसके जगह पर वैल्यू हमें 35 अगर रखनी है, मैं रख देता हूँ कि ये 35 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें कि सेंटर से मिला देते हैं, ये मैंने मिला दिया और ये मिला दिया और ये O है, और हमें OPQ बताना है, ये Q है आपका। अब एक बात समझना कि यहाँ से मैं ये कहूँ कि सेंटर पे कोण कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि देखो परिधि पे अगर 35 का कोण बन रहा है तो सेंटर पे 70 का कोण बनेगा। ये आपने पढ़ा होगा कि परिधि पे जितना भी कोण होगा सेंटर पे उसका डबल होगा। तो ये कोण अगर 70 बन गया और ये भी रेडियस है, देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, फिर से आप त्रिभुज OP और Q में देखो कि OPQ में अगर दो साइड सेम है, OP और OQ, दो रेडियस हो गया, तो उनके सामने के कोण भी सेम होंगे, और उनके सामने के कोण होंगे कितने, मान लो अगर कोण को मैं x बोलूँ तो वो कितना होगा, आप बोलोगे 180 में से 70 हटा दो और जो बचेगा उसको आधा आधा कर दो। तो 170 अगर आप हटा दोगे, 70 हटा दोगे 180 में से तो 110 बचेगा और उसको आधा कर दो, आधा करोगे तो 55 डिग्री आएगा और 55 अपना आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको इसका मान बताना है इस व्यंजक का। देखो 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर 4, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 और फिर 81, और इनटू में ये 0.16 है ही,
तो ये 3 टू द पावर आ गया 16 चौके 64 यानी कि 0.64 और इंटू ये पहले से एक लिखा था 3 टू द पावर 0.36। अब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लोगे तो 3 टू द पावर 0.64 और 0.36 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, तो 3 टू द पावर 1 यानी कि 3 आएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक संख्या है उसका 1/8 जो है वो 42 के आधे से 12 कम है। संख्या अगर x हुआ तो x का जो x/8 होगा वो 42 के आधा यानी कि 21 से 12 कम होगा। तो उस संख्या का 1/4 बताना है यानी कि हमें x/4 बताना है। तो इसका 1 2 बस उधर भेज दो, 21 में से 12 को माइनस करोगे तो 9 बचेगा, लेकिन इस 8 में से बस 4 हमने इधर रख लिया तो 2 दूसरी साइड भेज दो, 9 दूना 18 आ जाएगा। बस ये होगा, हमें x/4 ही तो बताना था। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति शांत जल में 11 की स्पीड से नाव चला सकता है। धारा की चाल 5/6 मीटर पर सेकंड है। विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम चलेगा। अच्छा देखो, बोट का स्पीड आपको दिया है कि 11 है, वाटर का स्पीड क्या है 5/6 है, लेकिन इसको आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो सके। तो ये 6 18 और इससे ये कट जाएगा यानी कि ये 3 किलोमीटर पर आवर हो गया और ये 11 है। अब अगर धारा की विपरीत दिशा में चलना है तो आपको पता है कि स्पीड क्या होगा, बोट और माइनस का वाटर होगा विपरीत दिशा में, तो 11 में से 3 माइनस कर दो, 8 की स्पीड से चलेगा। टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना चलना है 36 और स्पीड हो गया 8 का। तो ये कितना आ जाएगा, देखो आप बोलोगे 8 चौके 32 और फिर 4/8 यानी कि आधा घंटा और तो 30 मिनट यानी कि 4 घंटे और 30 मिनट लगेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि के का वह अधिकतम मान बताइए। ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के फॉर दैट दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6, शायद 6 है इधर, यस। के का वह अधिकतम मान बताना है कि इसमें के का मान रखने से वो 6 से डिवाइड हो जाए। अच्छा देखो, 6 से डिवाइड होने का मतलब वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। अब 2 से कब डिवाइड होगा, जब के की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। 9 नहीं ले सकते ना, 2 से डिवाइड करना है तो हम 8 लेंगे या फिर 6 लेंगे या 4 लेंगे या फिर 2 लेंगे या 0 लेंगे। लेकिन हमें के का अधिकतम मान बताना है तो हम मैक्सिमम वाले से चेक करते हैं कि क्या 8 रखने से वैल्यू 3 से डिवाइड होगा। तो देखो 2 4 3 1 2 था, के की जगह पर अगर 8 रखें 3 से डिवाइड होगा, 2 और 4 6, 3 से डिवाइड हो ही जा रहा है और 2 और 1 3, 8 बच गया, ये नहीं डिवाइड हो रहा है। अब 8 की जगह पर अगर 6 लेते तो डिवाइड होता, बिल्कुल हो जाता, क्योंकि यहाँ तक तो ऐसे ही 3 से डिवाइड है, 6 रखने से डिवाइड हो ही जाता, तो 6 आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें ये कह रहा है कि जब 11 15 और 20 30 में से प्रत्येक में से के जो कि ग्रेटर देन 0 है माइनस किया जाता है तो प्राप्त संख्याएं प्रोपोर्शन में है। तो आपको के की वैल्यू निकालने के बाद इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखो आप 11 को लिख लो, फिर 20 को लिख लो, फिर 11 - 15 कितना होगा 4 और यहाँ पर 20 - 30 कितना होगा, ये होगा 10। अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, इनका अंतर कितना आ गया 6 और 4 का अंतर हो गया 6, तो इसको 6 के मैं मान लेता हूँ और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके गैप लिख लो, 110 में से 80 जाएगा तो 30 आएगा। 6 के की वैल्यू 30 यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ के की वैल्यू अगर आप 5 रखोगे तो 5 दूना 10 और 2 12 आ जाएगा। यहाँ के की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 × 5 = 25, यहाँ 75 आ जाएगा। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। मीन प्रोपोर्शनल √a भी होता है, तो ये 12 और गुना में क्या होगा 75 मल्टीप्लाई कर लो, 12 × 25 = 60, 12 × 7 = 84 और 6 = 90, तो 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा 30, तो 30 आंसर होगा अपना। देखिए फिर से एक और SI या CI का क्वेश्चन आया है अपने सामने। किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 1/3% ईयर में जो SI है वो उसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से इतने वर्ष में बराबर इतना कम है, तो धनराशि बताना है। अच्छा देखो, पहले केस में साधारण ब्याज कितना मिलेगा 15% के रेट से मिलता है और कितने साल के लिए 3 × 9 और 1 10/3 साल के लिए। तो 3 × 5 = 15 यानी कि 10 × 5 = 50%। पहले केस में आपको कितना मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 50% का है। दूसरे केस में देखो 12% की रेट से मिलेगा और कितने टाइम के लिए 5 दूना 10 और 1 11/2 साल के लिए। 2 × 6 = 12 तो 11 × 6 = 66% मिल रहा है अगली बार में। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 16% का। लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है भाई 1840, तो आप बोलोगे 16% की वैल्यू अगर 1840 आ गया तो 1% की वैल्यू कितना होगा, 16 से काट लो, 16 एक बार में और 16 चौके 64, 16 चौके 64 नहीं होगा ना, 16 एक बार में, 2 4 आएगा इसके बाद ना।
तो फिर से 16 एक बार में, तो बचेगा आपके पास कितना, 4 और 4 8, 16 25 80। तो 1% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू इस पर 2 जीरो और लगेगा, यानी कि 11,500 रुपये, ऑप्शन 3। देखो आशा करता हूँ कि आप बात समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं ज़रूर से लाइक और कमेंट करके बताएं और शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी सा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन निकालना है। ये आपके लिए मैं होमवर्क रख देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताइए, ठीक है। घन में विकर्ण जो होता है डायगोनल, वो कितना होता है, √3 इंटू साइड होता है, इसकी वैल्यू 12 है, ठीक है। तो आपको आयतन बताना है, यानी कि ए क्यूब बताना है। अगर ए क्यूब बताना है तो दोनों साइड हम क्यूब कर लेते हैं। अगर क्यूब करोगे तो ये 3√3 आ जाएगा, ये ए का क्यूब आएगा और ये 12 का क्यूब आएगा। 12 का क्यूब मतलब ऐसे आ जाएगा, 12 गुना 12 और गुना में 12। तो ये 3 से काट लो, 3 चौके 12, और ये √3 से इसको काट लो, तो देखो 4 तो रहेगा ही, 4√3 टाइम्स में कट जाएगा। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 4 चौके 16 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 192√3, यानी कि ऑप्शन सेकेंड, ओके। किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो समान चाल से तट पर प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रहा है। 10 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण कितना पाया गया, 60 डिग्री पाया गया। तो पहुंचने तक बताना है कि टोटल कितना टाइम लगेगा उसको। अच्छा एक बात समझिए आप, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। पहले जो एंगल है यहाँ पे वो 30 डिग्री का है, बाद में जो एंगल बन जाता है कुछ टाइम बाद जब देखा जाता है 10 मिनट बाद, तो ये एंगल कितना बन जाता है, 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब यहाँ से देखो ये कह रहा है कि ये पॉइंट लेट से अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप ये कहोगे, इसको डी मान लेते हैं कि ए से बी तक आने में इसको टाइम कितना लगा है, 10 मिनट का, ठीक है। और ये कह रहा है कि ए से लेकर के सी तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि ये अभी बी सी वाला टाइम आपको निकालना पड़ेगा कि बी से सी तक आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हम रेशियो पर वर्क कर लेते हैं डायरेक्ट। आपको पता है कि देखो ये 60 होगा तो ये 30 होगा। तो अगर 30 डिग्री के सामने मैं ये मान लूँ दोस्तों कि 30 डिग्री के सामने की वैल्यू ये वाली √3 है, तो 60 के सामने ये वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखो, अब मैं इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है, तो 30 के सामने अगर 3 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 3√3, ठीक है। ये कितना हो गया, 3√3 हो गया। तो अगर मैं केवल ए बी की मान पूछूं कि ए बी का मान कितना आएगा, तो आप 3√3 में से √3 हटा दोगे तो ये 2√3 आ जाएगा। फिर आप ये बोलोगे कि देखो 2√3 चलने में टाइम कितना लग गया, 10 मिनट लग गया, ठीक है। और हमें कितना चलना है भाई, हमें 3√3 टोटल चलना है। तो आप यहाँ से पहले कैंसिल आउट कर लो कि 2√3 के लिए 10 मिनट लग रहा है, तो 2 से काट दो, 5 आ गया। √3 के लिए 5 मिनट लगेगा और हमें 3√3 चलना है ना, यानी कि इसको हम 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो राइट साइड भी 3 से गुना कर दो आप, तो 5 तियाँ 15 मिनट लगेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की लंबाई की आधार की जो लंबाई है वो ऊंचाई से कितना अधिक है, 6 अधिक है। क्षेत्रफल अगर उसका 108 है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई बताइए। देखो अगर त्रिभुज के आधार की लंबाई पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं कि देखो ये 1/2, एरिया मैं निकाल रहा हूँ, 1/2 इक्वल टू बेस, ठीक है। तो मैंने ये बेस ले लिया, और हाइट जो है, हाइट से वो 6 ज़्यादा है बेस, तो हाइट क्या होगा, बेस से 6 कम होगा, यही होगा ना। और इक्वल टू का 108 आएगा। अब ये 2 उधर जाएगा तो ये आपको मिलेगा बेस इंटू बेस -6 इक्वल टू 108 दूना 216। इस 216 को ऐसे 2 भाग में ब्रेक कर लो कि एक जो हो वो दूसरे से 6 कम हो। 216 कैसे कैसे आ सकता है, तो आप बोलोगे 36 गुना 6 हो सकता है, या 36 को आधा कर लो तो 18 गुना 12 भी हो सकता है, या फिर 9 गुना में 24 भी हो सकता है। ये सब टूट के निकलेगा, लेकिन आपको वो चाहिए जिनमें 6 का गैप हो। देखो ये बी है और ये बी से 6 कम है, तो ऐसा आपको ग्रुप चाहिए जिसमें दोनों के बीच 6 का अंतर हो। ये नहीं है, ये नहीं है, देखो यहाँ 6 का अंतर है ना, तो इसमें बड़ा वाला जो है वो तो लंबाई हो गया, ठीक है। लंबाई हो गया 18 और चौड़ाई कितना हो गया 12। यहाँ मैंने लंबाई के बदले में बी मान लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 18 इज़ द लेंथ। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 30 मीटर ऊंची एक मीनार के सिर से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के एंगल पे अवनमन कोण पर देख रहा है। मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, गणना हेतु आदमी के बच्चे, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि एक मीनार, यानी कि ये मीनार हो गया, इसके शीर्ष पे आदमी है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है तो उसको देखता है, तो एंगल कितना मिलता है, 30 डिग्री का, ठीक है।
और आपको ये बताना है कि मीनार की ऊंचाई अगर 30 है तो ये साइड कितना होगा। ठीक है, आपको पता है कि ये 30 डिग्री है, देखो ये वैल्यू 30 है तो ये वैल्यू कितनी होगी 60। और अगर 30 के सामने 30 है तो 60 के सामने कितना होगा, उसको √3 से डिवाइड कर देंगे, 30/√3। √3 से इसको काटोगे तो ये 10√3 आ जाएगा, 10√3। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइड बाई √3 नहीं होगा ना, मल्टीप्लाइड बाई √3 होगा। ठीक है, 60 के सामने क्या होगा 30 और इंटू का √3 होगा, यानी कि ये 30√3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपको कि दो संख्याओं का योगफल 72 है, उनका अनुपात 5:3 है, तो उनके बीच का अंतर बताना है, धनात्मक अंतर। देखो योगफल अगर 72 है यानी कि जोड़ के 72 आ रहा है, तो यहाँ से आप जोड़ लो, 5 3 8 हो रहा है, 8 की वैल्यू अगर 72 दे रखा है तो 1 की वैल्यू 9 हो गई। और इनके बीच का अंतर बताना है, तो 3 और 5 में 2 का अंतर है ना, तो 2 का अंतर 9 दूना 18 हो गया। देखो जो ईजी आया है वो तो बहुत ही ईजी आ गया है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको बोला गया है 25 संख्याओं का औसत 48.2 है, 10 संख्याओं का औसत 47 है, 12 संख्याओं का औसत 49 है। इन दोनों संख्याओं और शेष संख्याओं का औसत बताइए। तो पहले शेष संख्याओं का आप योगफल निकालिए कि शेष संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो अगर हम रिमेनिंग यहाँ पे लिख लें, रिमेनिंग नंबर्स उसका सम लिखते हैं एक ही बार, सम यानी कि योगफल, रिमेनिंग नंबर्स का सम यानी कि योगफल। बताओ टोटल 25 संख्याएं थी और इनका औसत था 48.2, तो ये इनका सम हो गया औसत गुना में संख्या। इसमें से पहली 10 संख्याओं का औसत 47 है, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 47। लास्ट की 12 संख्याओं का औसत 49 है, तो ये माइनस कर दो 12 इंटू 49। और अब जो बचेगा इनको माइनस प्लस करके वो सम बचेगा बाकी के संख्याओं का। 25 को अगर 48.2 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 दूना 5, सॉरी 50 5 आएगा, और 25 सौ 200 हासिल 20 हो जाएगा, 25 चौके 100 और 20 120। ठीक है, 25 दूना 50, फिर बचेगा आपके पास 5, 25 अट्ठे 200, तो 5 20 25 चौका 100 और 20 इतना आ गया। माइनस ये आ गया 470, और प्लस का 12 चौके 48 9 है ना 49 आता है 49। ठीक है, तो पहले तो आप लिखोगे कि ये 470 हो गया, और साथ में इसमें 12 नमे 108, और 12 चौके 48, और 10 58, ये भी साथ में माइनस करो। तो आप बोलोगे कि ओवरऑल ये 1205, और माइनस का कितना हो गया 8 7 15, और 5 4 9 1 10, इतना माइनस करना है। ये माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 15 में से 8 माइनस करोगे 7, 9 में से 5 माइनस करोगे 4, और 12 बच रहा है ना, तो ये 11 में से 10 माइनस करोगे 1, तो 147 आ गया, और बाकी दो संख्याओं का औसत। अब पहले तो आप ये देख लो कि बाकी दो संख्याओं का सम कितना आ गया। आप बोलोगे कि 147 आ गया। ये दो संख्याएं हैं, बाकी दो ही संख्याएं हैं ना, कितनी संख्याएं बची, टोटल 25 संख्याएं थी, इसमें से 10 और 2, 10 और 12 22 संख्याएं चली गई, तो 3 संख्याएं और बच गई, और 2 संख्या यहाँ पर दिया है। तो अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो आप बोलोगे एवरेज में ऊपर लिखते हैं सम यानी कि योगफल। तो देखो बची हुई संख्याओं का योगफल तो 147, और बाकी की दो संख्याएं कह रहा है 58 और 69 लेने के लिए, तो इनको भी ऐड कर लो और डिवाइड कर दो किससे, 5 से। 5 से क्यों, क्योंकि दो संख्याएं ये है और 3 संख्याएं ऑलरेडी बची हुई हैं। इनको जोड़ लो, 9 8 17 और 7 24 हासिल 2 आएगा, 6 2 8 5 13 13 और 4 17, फिर से हासिल 1 आएगा, तो 1 और 1 2, इतना बटा 5 आ रहा है। तो ये काटोगे 5 5 25, फिर आ जाएगा 2 4, तो 5 चौके 20, और 5 अट्ठे 40, 54.8, यानी कि ऑप्शन 2 सही आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, ए और बी किसी काम को करने के लिए 18,750 रुपये में एक ठेका ले लेते हैं। ए 20 दिन काम कर देता है, बी 30 दिन में काम पूरा कर सकता है। सी की सहायता से 8 दिन में इन्होंने काम कर दिया। देखो ए 20 डेज़ में कर सकता है, बी कर देता है कितने दिन में, 30 डेज़ में, और ए बी सी मिल के कितने दिन में कर देते हैं, 8 डेज़ में। तो सी को कितना पैसा मिलना चाहिए। अच्छा आप बताओ कि टोटल इनका एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम यानी कि टोटल वर्क। तो आप बोलोगे कि 20 30 और 8 का एलसीएम बन जाएगा हमारे पास कितना, 120। तो इनका जो एफिशिएंसी निकलेगा वो कितना निकलेगा, ए अगर 20 दिन में 120 काम कर रहा है तो डेली 6 काम कर रहा होगा, बी डेली 4 काम कर रहा होगा, और ए डेली ए बी सी मिल डेली 15 यूनिट का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी आप बताइए। सी की एफिशिएंसी अगर आप निकालना चाहते हो तो ए बी सी यानी कि 15 में से ए और बी को माइनस करोगे, यानी कि 6 4 10 को माइनस कर दोगे, तो सी की एफिशिएंसी 5 आ गई। ठीक है, तो सी
कि एफिशिएंसी 5 आ गई ना, तो एफिशिएंसी में पैसे को डिवाइड कर दो, क्योंकि तीनों ने सेम डेज तक वर्क किया है। एफिशिएंसी में पैसे को डिवाइड करोगे तो देखो टोटल एफिशिएंसी तो 15 है। 15 के लिए पैसे कितने मिलते हैं, तो आप बोलोगे कि 15 यूनिट के लिए पैसे 18,750 रुपये मिलते हैं। तो एक यूनिट के पैसे कितने मिलेंगे, 3 से डिवाइड कर दो ना, हमें 5 यूनिट के पैसे चाहिए। क्योंकि जो देखो ये 18,750 था ना, और हमें सी का पैसा बताना है, और सी की एफिशिएंसी 5 है ना, तो 5 की वैल्यू बतानी है। तो 3 से दोनों साइड काट दो, इसको 3 से और इसको 3 से काटो तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। देखो 3 छक्के 18 और 3 दूना 6, ठीक है। 6 और 2 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, बस ये वाला। आगे बढ़ते हैं, बाकी पूरा आप काट के चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किरण की शादी 20 साल पहले हुई थी, ठीक है, होने दो। किरण आज किरण की आयु उसकी शादी की समय की 11/7 गुनी है, तो अब से 10 साल पहले उसकी आयु कितनी थी। अच्छा देखो, ये शादी के टाइम मैंने लिख दिया, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया आज। तो आज उसकी आयु 11/7 गुनी है। 11/7 गुनी का मतलब कि शादी के टाइम पर अगर उसका एज 7 था तो आज 11 हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों में कितने का फ़र्क आ गया, तो आप बोलोगे 4 यूनिट का, लेकिन सवाल में शादी 20 साल पहले हुई थी, यानी कि दोनों में गैप 20 साल का था। तो 4 की वैल्यू अगर 20 साल की है, तो ये आपको ये कह रहा है कि अब से 10 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी। तो पहले आज निकाल लेते हैं। 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, और 11 की वैल्यू कितनी हो गई 11 पचे 55, यानी कि वो अभी 55 साल की है, और 10 साल बाद एज पूछा है, तो 10 साल बाद वो 65 साल की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है। एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य बदलता है, तो निकाला गया प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि अगर कुछ संख्याओं का औसत अगर मान लो 12 है औसत, तो इस संख्याओं के ग्रुप में 12 को आप मिला लें या 12 को हटा दें, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, औसत उतना ही रहता है। कब, जब औसत के बराबर किसी संख्या को मिलाई जाए या हटाई जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि हटाने के बाद भी माध्य उतना ही रह जाता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। इसका मतलब माध्य के बराबर 12 को ही हटाया गया है, ठीक है, तभी जाके कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है, अगला और आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 120 आ गया है। 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो 2005 में, पहले 2002 में बैच 2 में कितने हैं। देखो अब मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा। देखिए 2002 का ग्रुप कहाँ है, ये लाइन है 2002 का। बैच 2 में कितने हैं 126 हैं, ठीक है। और 2005 में बैच 5 में चाहिए, 2005 में बैच 5 में कितने हैं 90। तो ये कह रहा है कि 2 में जो है वो 90 वालों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 126 जो है वो 90 से 36 ज़्यादा है अपॉन 90 और इंटू का 100, यही बताना है ना। 10 से 10 और 9 चौके 36, तो ये कितना आ गया 40%। पूछ क्या रहा था हमसे, ये देखने दो। अब 1 मिनट, ये बिना काटे तो हटेगा नहीं, देखते हैं एक बार आंसर क्या है। आंसर तो 60% है। कुछ और पूछ रहा था क्या, 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक थी। तो बैच 2 में और 2005 में हम निकालते हैं ना, यही तो मैंने भी किया था। देखो 2 में कितना मैंने निकाला था कि 2 में बैच 2 में 126 लोग हैं, और 5 में बैच 5 में कितने लोग हैं 90 लोग हैं। तो 126 90 से कितना ज़्यादा है। तो आप बोलते कि देखो भैया ये ज़्यादा है, कितना 36 ज़्यादा है 90 से, और गुना में 100। तो यार ये तो 40% ही आ रहा है मेरा, 40% आ रहा है। बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या से 2005 में बैच 5 में इसका आंसर यही आ रहा है, और कोई उपाय नहीं है। 40% आ रहा है, बाकी आप चेक कर लेना। अच्छा कितने प्रतिशत अधिक थी, हालांकि निकाल तो वही रहे हैं, फिर भी आप चेक कर लेना इसमें क्या आंसर आ रहा है, और मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। बिकॉज अभी मुझे कुछ काम है, तो मैं जल्दी जल्दी में लगा हूँ कि जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आगे रेडी रहना अगली वीडियो के लिए। कमेंट लाइक करके जाना है।